नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। मिड डे मुद्दा में आज बात करेंगे साग के संग्राम की। चुनाव आयोग ने 21 सितंबर को झाबुआ उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। झाबुआ उपचुनाव अगले महीने की 21 तारीख को होगा और 24 तारीख को नतीजे आएंगे। तो झाबुआ की जनता का दिल जीतने के लिए या फिर झाबुआ की सीट जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों दलों ने तैयारियां तो पहले ही शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार आदिवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसके अलावा जेएसके कांग्रेस के साथ आने से भी कांग्रेस को बड़ी राहत मिली। बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुटी है, लेकिन बड़ा चैलेंज दोनों दलों के लिए उम्मीदवारों का चयन है, क्योंकि असंतोष को थामना है। कांग्रेस की तरफ से जेवीआर मीणा और कांतिलाल भूरिया दावेदारी कर रहे हैं, तो बीजेपी अपने पत्ते आखिरी में खोलने की फिराक में है। ये सीट बीजेपी विधायक जीएस डामोर के सांसद बनने के बाद खाली हुई। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम सुनवाते हैं कि नेताओं की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर सर क्या कर रहा है? कोई अब वो संगठन तय करेगा, अभी उसकी एक प्रक्रिया है। कांग्रेस भी दम भर रही कि हमने काम किया है इस बार। काम जो किया वो प्रदेश भर में दिखाई दे रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं चारों तरफ, और वो काम जनता समझती है पूरा क्या काम कर रहे हैं। निश्चित झाबुआ उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है और कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। बूथ से लेकर सेक्टर वाइज हमने सब अपने नेता कार्यकर्ताओं को बहुत दिन पहले से ही सजग रूप से क्षेत्र में लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दुष्प्रचार या कोई दुर्भावना द्वारा फैलाई गई बातें वहां सक्सेस नहीं होंगी। इस बार झाबुआ में लोकसभा के अंदर जो हमने लीड उठाई थी 8,000 की, उससे दुगनी और तिगनी लीड से हम झाबुआ चुनाव जीत के आएंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी और कांग्रेस प्रवक्ता को भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यस भारत के संपादक सूर्यकांत चतुर्वेदी। सूर्यकांत जी, बहुत स्वागत है अनारी टीवी पर। तैयारियां तो सूर्यकांत जी, जिस दिन से डामोर सांसद बने गए थे तब से कांग्रेस की नज़र इस सीट पर थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले कांग्रेस को बड़ी सफलता ना मिली हो, लेकिन कम से कम जो विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है उस पर मोदी लहर के बाद भी कांग्रेस को 7,700 वोटों की लीड मिली थी। तो जाहिर तौर पर है कि दोनों दल ताकत पूरी झोंकने की तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी के प्रयास भी वहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस के लिए खोने के लिए वहाँ बहुत कुछ ज़्यादा है। क्योंकि अगर कांग्रेस ये सीट जीत जाती है तो बहुमत की संख्या से वो ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहाँ से सरकार कह सकते हैं स्थिर हो जाएगी। बीजेपी के लिए सीट इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि हमने शिवराज जी को भी सुना है, बाकी बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, लोग सरकार के कामकाज से नाराज हैं। तो अगर बीजेपी इस सीट को जीत जाती है तो उनका ये दावा मजबूत होगा। तो आपको लगता है कि बड़ी चुनौती आपके हिसाब से झाबुआ चुनाव में दोनों दल के लिए क्या होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो दोनों दलों के लिए जो बड़ी चुनौती देखी जा रही है वो प्रत्याशी चयन को लेकर है। भाजपा के पास ऐसा कोई दमदार प्रत्याशी नहीं बचा है। अब डामोर ने जरूर वहां पर पहले विधानसभा चुनाव जीता, फिर लोकसभा चुनाव जीता, और दोनों ही चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में जो भूरिया परिवार है, भूरिया जी को हराया, उनके बेटे को हराया। बिल्कुल। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों में इस समय सबसे बड़ी चुनौती प्रत्याशी चयन को लेकर बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जहां भूरिया परिवार दावेदारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ जेवीआर मीणा भी, जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार की वजह बने हैं, वो भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे और वो किस्मत आजमाते हुए एक बार फिर विधानसभा में पहुंच सके। लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी कठिन चुनौती प्रत्याशी चयन की है। बिल्कुल। कांग्रेस के पास तो दो चेहरे हैं, लेकिन भाजपा के पास वर्तमान में अभाव है। एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिस पर दाव लगाया जाए। बिल्कुल। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पे बीजेपी प्रवक्ता वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी जुड़े हुए हैं। मालू जी, बहुत स्वागत है आपका। मालू जी, आवाज आ रही? हाँ, आवाज मिल रही है आपकी। मालू जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, क्या बड़ी चुनौती साबित होने वाली झाबुआ में बीजेपी के लिए? क्योंकि मोदी लहर में जब आपने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें जीती थी, तब भी झाबुआ की उस विधानसभा सीट से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, जहां के कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने वो सीट जीती थी। मालू जी, झाबुआ सीट हमने विधानसभा में जब हमें बहुमत नहीं मिला तब भी हम जीते थे। ये लोकसभा में हम जीते हैं और उसके अलावा
इस प्रदेश की सरकार की नाकामियां, कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी, आदिवासियों के साथ की गई वादा खिलाफी और सरकार ने जो भी वचन दिया था, चाहे वो 5 रुपए पेट्रोल में कम करने का हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के लोन माफ करने का हो, जोर शोर से प्रचार किया था, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता है। झाबुआ पूरे प्रदेश से अलग नहीं है। हम प्रचंड बहुमत के साथ झाबुआ सीट जीतेंगे, हमें कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस की। सर चुनौती नहीं है, लेकिन चेहरा कौन होगा? क्योंकि कांग्रेस के पास से तो 2-3 बड़े दावेदार है, विक्रांत भूरिया हो, दिलीप सिंह भूरिया हो या जेवीआर मेड़ा हो। कांतिलाल भूरिया से बड़ा दावेदार लोकसभा में नहीं था मनोज जी। प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता थे, उनको हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता वो हरा के जीते हैं। इसे सोच सकते हैं आप कि नेताओं के केवल आभा मंडल बचे हैं, बाकी खाली खोखा है ये। चलिए, ये तो नतीजे बताएगा कि आभा मंडल है या खाली खोखा है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मालू जी। तो सूर्यकांत जी, दावा तो मालू जी कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, तो आपको लग रहा है स्थितियां इतनी आसान है? क्योंकि एक तो सत्तारूढ़ पार्टी, दूसरा बहुमत की लाइन, तीसरा 3 जिलों के लगभग 1.5 दर्जन विधायक और मंत्रियों की ड्यूटी में लगा दी है। तो पहले जिस रणनीति के साथ बीजेपी उपचुनाव लड़ा करती थी, कमोवेश उसी रणनीति में अब कांग्रेस चुनाव मैदान में है कि जितने संसाधन है सब झोंक दो और कैसे भी हो सीट पर कब्जा करो। वैसे भी ये तो कुएं और खाई और खंदक की लड़ाई हम इसको कह सकते हैं इस चुनाव को। देखिए मनोज जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव के पहले तक अपने अपने जीत के दावे करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो जीत के दावे नहीं करेंगे तो चुनाव के पहले, परिणाम आने के पहले, मतदान होने के पहले ही उनका कार्यकर्ता निराश और हताश होकर घर बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो मालू जी चूंकि विपक्ष में है, एक राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, तो उनका इस तरह का दावा करना स्वाभाविक है। लेकिन इस बार स्थितियां भाजपा के विपरीत दिखाई दे रही हैं, क्योंकि झाबुआ का जो इलाका है, चाहे लोकसभा आप देख लें, विधानसभा देख लें, अभी तक का जो इतिहास रहा है, बिल्कुल, इस सीट को परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट माना जाता है। 2 बार लोकसभा में मिथक टूटा है, वो भी कांग्रेस के ही एक नेता को भाजपा ने आयत किया, स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया को। बिल्कुल। दिलीप सिंह भूरिया जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने वहां पर भाजपा का खाता खोला था। 2 बार वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं वहां से, और इसके अलावा उनकी बेटी चुनाव लड़ी तो वो चुनाव जीती है, विधायक भी रह चुकी है, विधायक भी रही है। लेकिन आपको बता दें कि कांतिलाल भूरिया का अपना प्रभाव है, उनका आभामंडल है, वो प्रदेश में आदिवासी समाज के एक बड़े चेहरा हैं, और यही वजह है। लेकिन आपको लगता है रहा इतनी आसान होगी? क्योंकि जेवीआर मेड़ा इतनी आसानी से मानेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बगावत की थी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी में वापसी संभवतः इसी शर्त पर हुई थी कि आने वाले चुनाव में पार्टी उनको मौका देगी। आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय और लोकसभा चुनाव के समय जो स्थितियां थीं वो अलग थीं। अब राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वो भी कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति बगावत करके चुनाव लड़े थे। बिल्कुल। और स्वाभाविक रूप से जो आपको बता दें, संगठन के मुखिया होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते कमलनाथ जी नहीं चाहेंगे कि फिर वहाँ बगावत की स्थिति और उनका प्रत्याशी हारे। इसलिए जिसे भी वो प्रत्याशी बनाएंगे और जो प्रमुख प्रतिद्वंदी होगा, पार्टी में टिकट का दावेदार होगा, उसको सरकार में सहभागिता का आश्वासन दिया जाएगा। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यह तय किया जा रहा है कि अगर दोनों नेता मानते हैं तो जेवीआर मेड़ा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और राज्यसभा में कांतिलाल जी भूरिया को भेजा जाएगा। लेकिन इस पर सहमति और असहमति दोनों की बराबर स्थिति बनी हुई है। तो यह तो तय है कि इन दोनों नेताओं की दावेदारी में से किसी एक नेता का चयन किया जाएगा। बिल्कुल। और दोनों नेता की अपने अपने हिसाब से पकड़ क्षेत्र में मजबूत है। दोनों आदिवासी समाज से आते हैं, दोनों का अपना प्रभाव है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही होगी कि जैसा कांग्रेस में होता आया है, उसका ही चाल और चरित्र है कि भली बाहरी रूप से उनमें सामंजस्य दिखे, एकता प्रदर्शित करें, लेकिन अंदर ही अंदर जो काट करते हैं या अंदर ही अंदर जो अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए दाव पेच चले जाते हैं, अगर वो चले गए तो फिर भाजपा की राय थोड़ी आसान हो जाएगी। हालांकि अब कांग्रेस की सरकार है, आसपास मंत्री और विधायक भी कांग्रेस के हैं,
कांग्रेस ने अभी से वहां पर अपने तमाम विधायकों, सांसदों को के अलावा सांसद नहीं, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। तो इस वजह से सिर्फ आपको अगर पीछे जाएंगे आप, तो आपको वही स्थिति नजर आएगी जो भाजपा के शासनकाल में उपचुनाव के दौरान देखने को मिलती थी। चलिए, हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आशीष, चुनावी रणभेरी बच चुकी है, किसी भी समय उम्मीदवार का चयन हो सकता है, तो सबसे बड़ी समस्या या कहें कि चुनौती दोनों दल के लिए प्रत्याशी चयन तो होने वाली है, फिर बगावत पे काबू पाना दूसरी बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए मनोज जी, झाबुआ के रण का ऐलान हो चुका है और ऐसे में ये बात सही है कि जितनी गुटबाजी और जितनी दिक्कतें कांग्रेस के सामने नजर आ रही है उतनी बीजेपी के सामने नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में इसके पहले जेवीआर मीणा की बात कर ली जाए, कांतिलाल भूरिया की बात कर ली जाए, ये दोनों ही है तो कांग्रेस ही, लेकिन परस्पर विरोधी विचारधारा विरोधी गुट के रूप में सामने आते हैं। हालांकि जो झाबुआ का रण है उसमें ये बीजेपी की तरफ से अब तक जो जानकारी आ रही है कि गुमान सिंह डावर जो 2018 में विधानसभा जीते थे, तो अब फिर उसके बाद सांसद बन गए हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी उनके परिवार से ही किसी को टिकट दे। हालांकि ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि टिकट देगी या नहीं, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर बीजेपी वंशवाद का विरोध करते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में यदि गौर करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पिछले दो चुनाव, 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, इसमें जो मतदाता था वो बिल्कुल साइलेंट मोड में नजर आया। 2018 में आमतौर पर ये मध्य प्रदेश में धारणा है कि सत्ता पक्ष ही उपचुनाव जीतते आया है यदि कुछ एक चुनाव को छोड़ दे तो। लेकिन 2018 में जिस तरीके से मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोटिंग की, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, लेकिन 2019 में वही मतदाता बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया। लिहाजा झाबुआ में ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस के साथ आदिवासी वर्ग खड़ा आएगा, क्योंकि परंपरागत तौर पर आदिवासियों को कांग्रेस का वोटर माना जाता था, लेकिन पिछले 10-12 साल में ये ट्रेंड चेंज हुआ है। ऐसे में प्रत्याशी चयन को लेकर जो समस्या है वो कांग्रेस के सामने सबसे ज्यादा है। हालांकि ये भी खबर निकल कर आ रही है कि कांतिलाल भूरिया को राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन राज्यसभा की स्थिति इतनी आसान होगी क्या, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो लिहाजा दावेदारी तो उनकी भी होगी राज्यसभा के लिए। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ली जाए, दिग्विजय सिंह जिनका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा है, और अब कांतिलाल भूरिया, तो ऐसे में कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होगी। और दूसरा, कांग्रेस का एक गुट ये भी चाहता है कि कांतिलाल भूरिया को टिकट ना मिले, क्योंकि यदि कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में उनका दावा एक बार फिर मजबूत होकर सामने आएगा। तो यहाँ ये कांग्रेस की गुटबाजी अभी अपने चरम पर है। ऐसे में प्रत्याशी चयन को लेकर कमलनाथ अपने स्तर पर क्या फैसला लेते हैं, देखने वाली बात होगी मनोज जी। लेकिन एक बड़ा फैक्टर था जयस का, जिसके बारे में पहले उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कल वो मान गए एक तरह से, और ये कहा जा रहा है, आपकी भी कल हीरालाल अलावा से बात हुई थी, तो आपको लगता है कि जयस के मानने के बाद कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा वो? देखिए, हीरालाल अलावा के सुर बदले हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जयस का प्रभाव झाबुआ में मुझे लगता है ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि खासतौर पर खरगोन बड़वानी के अंचल में जय आदिवासी संगठन का खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन झाबुआ जहां पर बीजेपी पिछला चुनाव जीतते आई है, तो ऐसे में वहां पर जय आदिवासी संगठन का कोई खास असर नहीं होगा। हालांकि ये दबाव की राजनीति के तौर पर हीरालाल अलावा जरूर उभर कर सामने आए थे कि प्रत्याशी खड़ा नहीं किया तो जय आदिवासी संगठन अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री कमलनाथ के से चर्चा के बाद जिस तरीके से उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य मुकाबला होने वाला है। लेकिन जय आदिवासी संगठन अब सीधे तौर पर कांग्रेस को समर्थन देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष। तो सूर्यकांत जी, एक बड़ी चीज है कि ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई है, लेकिन जिस प्रकार के मुद्दों की बात हो रही है कि कांग्रेस ने भी आदिवासी दिवस के बहाने आदिवासियों को रुझाने की कोशिश की है, लगातार उनके मंत्री दौरे पर कर रहे हैं, बीजेपी ने भी प्रयास है, लेकिन बीजेपी के संग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब से सरकार से गए तब से पार्टी बिखरी नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान अलग चल रहे हैं, राकेश सिंह जो मंत्री प्रदेश के
अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो अलग राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पूरी पिक्चर से गायब है। तो आपको लगता है कि ये जो खामियां जो पहले कांग्रेस में नजर आती थी जब वो विपक्ष में थी, वही स्थिति कमोबेश बीजेपी की हो गई, और ये जो स्थितियां हैं ये बीजेपी को भारी पड़ सकती है उपचुनाव में? देखिए, इस उपचुनाव में भाजपा की जो अंदरूनी तैयारियां चल रही हैं उससे तो यह माना जा सकता है कि प्रदेश में होने वाले इस उपचुनाव में भाजपा के अंदर जो गुटबाजी है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने कहा है, इस समय मध्य प्रदेश की भाजपा में 3 गुट सक्रिय बने हुए हैं। एक शिवराज जी और उनके साथ उनके बड़े अच्छे राजनीतिक मित्र कह लें नरेंद्र सिंह जी तोमर, यह एक गुट है। दूसरा गुट बन गया है इस समय नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी का, और तीसरा राकेश सिंह जी का। तो आपको बता दें, वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रदेश की भाजपा में और संगठन में शिवराज जी सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आज भी मौजूद हैं। उनकी सक्रियता भी यह बताती है कि वो आज भी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। भले वो विपक्ष में हों, उनके पास सरकार की तरफ से कोई, संगठन की तरफ से कोई बड़ा दायित्व तो मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में ना हो। गोपाल भार्गव जी नेता प्रतिपक्ष बने, माना जा रहा था कि वो पहली बार छोड़ पाएंगे। हाँ, लेकिन वो इस तरह की उनकी सक्रियता सीमित है। वो अपने इलाके से या भोपाल तक ही सीमित दिखाई देते हैं। राकेश सिंह जी के बारे में तो सब जानते ही हैं कि उनका कितना प्रभाव है, कितने बड़े जननेता हैं। अगर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा हस्त प्राप्त नहीं होता और मोदी लहर नहीं होती तो शायद वो इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं जा पाते। और ऐसे कई नेता हैं भाजपा में। अब चूंकि सरकार में नहीं है तो गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखने लगी है, और मान के चला जा रहा है कि संगठन वही फैसला लेगा जो शिवराज जी चाहेंगे। वो जिस पर हाथ रखेंगे वही प्रत्याशी होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसा कोई बड़ा नेता भाजपा में नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसका उपचुनाव में पार्टी इस्तेमाल करके पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सके। बिल्कुल। तो मनोज जी, यह तय मान के चलिए कि इस गुटबाजी का नुकसान भाजपा को होगा और कांग्रेस इसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेगी। हालांकि दोनों ही दलों में गुटबाजी है और इस वजह से दोनों कांग्रेस में तो ये कॉमन बात है, वो खुद मानते हैं इसको। हालांकि वो ये कहते हैं कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है जिसमें सबको सब कुछ बोलने की आज़ादी है, लेकिन बीजेपी में अनुशासन का डंडा चलता रहता। तो इस प्रकार की बातें निकलकर जब सत्ता थी तब निकलकर आती नहीं थी ये सारी चीजें, और आती थी तो उनको ढाक दिया जाता था। मनोज जी, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी, मैं सूर्यकांत जी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। धनोपिया जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं झाबुआ उपचुनाव को? क्योंकि अगर ये जीत ऐसी होगी कि जी मुगालते में रहते हैं वो शायद खुद उनका अपना वो रहता है। एक बात है कि झाबुआ पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी की रही है। एक विषम परिस्थितियां निर्मित हुई पिछली बार की वजह से, हमारे व्यक्ति के द्वारा बागी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी। इस बार आपको लगता है ये स्थितियां निर्मित नहीं होगी 2018 जैसी? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा धनोपिया जी से, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो सूर्यकांत जी, निश्चित रूप से धनोपिया जी कह तो सही रहे कि चुनाव तो चुनाव होता है, चुनौती बड़ी होती है, लेकिन वो जिस चीज़ों की बात कर रहे थे कि 2018 की जो कठिन परिस्थिति थी, तो वो उसकी कोई गारंटी अभी कांग्रेस का कोई नेता नहीं ले सकता ना कि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। क्योंकि कांतिलाल भूरिया चाहेंगे अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो कम से कम उनके बेटे को टिकट मिले, क्योंकि उनका विक्रांत का तो एक तरह से अगर माना जाएगा कि अगर विक्रांत को टिकट नहीं मिलता है या कांतिलाल भूरिया को मिलता है जेवीआर मीणा को, तो विक्रांत भूरिया का एक तरह से आपको नहीं लगता पॉलिटिकल एरिया जो है वो शुरू होने के पहले ही खत्म होता नजर आएगा? देखिए, पिछला चुनाव विक्रांत जी हार चुके हैं और अगर इस चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो बात पूरी की पूरी 4 साल के लिए चली जाएगी। बिल्कुल। और 4 साल बाद क्या राजनीतिक परिदृश्य बनता है ये अभी से कहा नहीं जा सकता है। तो उस समय जो परिस्थिति होंगी तो बड़ा मुश्किल लगता है। रही बात, आपको बता दें मनोज जी, कांग्रेस को भी यह चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बने हुए 8 माह से ज्यादा का समय हो चुका है। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता बगैर काम के बैठे हुए हैं। संगठन के साथ साथ सत्ता में जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो कार्यकर्ताओं में निराशा और हताशा तो है। जिस तरह से भाजपा ने 1.5 दशक तक
अपने कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं की। लेकिन भाजपा का एक संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी थी, इसलिए 1.5 दशक तक भाजपा अच्छे परिणाम लाती रही और प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन कांग्रेस में इसके ठीक विपरीत परिस्थितियां हैं संगठन के मामले में। तो इसका खामियाजा कहीं कांग्रेस को ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जिन्होंने संघर्ष किया है 15 साल तक, जिनकी आस्था पूरी तरह से कांग्रेस संगठन से रही है, वो तो इस समय दरकिनार हो गए हैं। लेकिन जो इधर उधर झांकते रहते थे या इधर उधर से फायदा लेते रहे हैं, वो इस समय सरकार के लिए करीबी बन गए हैं और बढ़िया मलाई छानने लगे हैं और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने लगे हैं। बिल्कुल, जिसका कि जिक्र हमने देखा कि अभी 3 दिन पहले जो दीपक वावेया जो प्रदेश के प्रभारी भी है और महासचिव, उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी से आए लोगों को फायदा दिया जा रहा, पद दिया जा रहा है और ऐसे मंत्रियों को बख्शा नहीं जाएगा। शायद आपका इशारा भी उसी ओर है। बिल्कुल मनोज जी, संगठन के बड़े लोग जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अगर कार्यकर्ता की पूछ परख नहीं हो रही है और भाजपा मानसिकता वाले लोग या उनके विरोधी पार्टी वाले लोगों के काम हो रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि सरकार कैसी चल रही है। सरकार के जो आँख, नाक और कान होने चाहिए, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना है। और आपको बता दें मनोज जी कि अभी इसके तत्काल बाद नगरीय निकाय चुनाव की बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। उसके बाद सहकारिता के चुनाव होने हैं, फिर पंचायतों के चुनाव होने हैं, फिर मंडी के चुनाव होने हैं। अगर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा गया, तो फिर भाजपा के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इन चुनावों में कांग्रेस को हरा पाना। और वैसे भी इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, वो खास तौर पर अब मतदाता पढ़ा लिखा, समझदार, ज़्यादा जागरूक है। बिल्कुल, तो उसे बनाया नहीं जा सकता है। आदमी एक बार गलती करता है, लेकिन दूसरी बार गलती करने की गुंजाइश बहुत कम रहती है कि वो खासतौर पर राजनीतिक परिदृश्य में इस तरह की कोई गलती करे। तो इससे सबक लेते हुए कांग्रेस को अभी से अपना बस लेना होगी। जी जी बिल्कुल। चलिए, निश्चित रूप से इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी। तो बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और सबसे बड़ी चुनौती है प्रत्याशी चयन का। जिसने प्रत्याशी चयन में बाजी मार ली, उसके लिए आगे की राह थोड़ी आसान होगी। कांग्रेस के लिए दिक्कत ये कि सरकार की स्थिरता के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है। इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया या कहें कि भूरिया परिवार और मेड़ा के बीच संतुलन बिठाना भी जरूरी है। अगर कांग्रेस ने इसमें सफलता पाली तो हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव के नतीजों को पीछे छोड़ते हुए जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे और खासतौर से झाबुआ सीट से जहां उसने बढ़त हासिल की थी, वैसा नतीजा इस बार फिर देखने को मिले। मिड डे मुद्दा में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।